Take 5. Action. Hey everyone, welcome back to the Organic Talks. My name is Swastika and I'm the host of your show. Today we are diving into a topic which is close to everyone's heart, that is Indian agriculture. And we are very fortunate enough to have a guest who truly understands the struggle and the hopes of a farmer, Mr. Hari Sharan Devgan, who is himself a farmer, and he's very dedicated in making sure that the voices of farmer are heard and their needs are met. So let's move forward and hear his perspective about the political promises versus agriculture reality. Thank you so much for joining us again. How are you, sir? I am as usual Bahubali, loud and strong. Yeah. So okay, आज तो मेरे पास आपके साथ आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं क्योंकि आज हम लोग थोड़ा सा वार्म टॉपिक टच करने वाले हैं, दैट इज पॉलिटिकल प्रॉमिसेस. When you say बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे ही डर पहले आना चाहिए. You I can hope see. you don't ask me ऐसा क्वेश्चन इसमें मुझे सच बोलना पड़े और मुझे सच बोलने की बीमारी है. ओके, बट सच ही आप बोलोगे, मुझे पता है इतना तो. हाँ I know, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है. बस ठीक है. सो सर, मेरा जो पहला क्वेश्चन है वो यू हैव बीन वोकल अबाउट द चैलेंजेस फेस्ड बाय फार्मर, पर्टिकुलरली दोज इन द साउथ. And so can you please explain on the differences why you believe it's crucial to address them, especially who belongs to the small and marginal category, who have a very little influence about the politics? Delhi, the farmers are all the way, they are same pan India, globally. हर जगह किसान तो किसान ही रहता है. इंडियन फार्मर की एक दुविधा एक ये है, उनका थोड़ा सा एक I should say that it's a bad luck that they are segregated by caste and they are segregated by casteism. Okay. ये साउथ का फार्मर है, ये नॉर्थ का फार्मर है, ये हरियाणा का फार्मर है. हरियाणा के फार्मर का एक अलग स्वैग है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग दिखता है, स्ट्रॉन्ग है भी. नॉर्थ पंजाब जाते हैं तो पंजाब वाला फार्मर रिच है, पावरफुल है, आइडियोलॉजी बहुत स्ट्रॉन्ग है बिकॉज गुरुओं की धरती से आते हैं, गुरुज वर देयर, स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग है, वॉरियर मेंटालिटी के हैं, हार्ड वर्कर हैं, बहुत सारी चीज़ें मिक्स हैं. वैसे महाराष्ट्र में जाते हैं तो महाराष्ट्र में पॉलिटिकली पोन्ड फार्मर्स हैं. साउथ में जाते हैं वहाँ पर भी हम देखते हैं कि रेड्डीज, शेट्टीज, खम्मास, अदर राव्स, दे आर डिफरेंट, राइट. वैसे हम तमिलनाडु में या हम कुर्ग में जाते हैं तो वहाँ पर भी दो कास्टिज्म में बटा हुआ है, तेलंगाना में बटा हुआ है. सो इस कास्ट फार्मिंग प्रोपोर्शन जब बढ़ जाता है ना तो इसका सीधा इफेक्ट होता है जीडीपी पे. Okay, हाँ. जब जीडीपी पे इफेक्ट होता है तो वो उसके इफेक्ट होने का रीज़न होता है टेक्नोलॉजी. इससे ज़्यादा इफेक्ट होता है जो डिसबर्सल आता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो हेल्प आती है पैन इंडिया को, जो हेल्प आती है वो उन तक पहुंचती है, किसी तक पहुंचती है, किसी को बहुत ज़रूरत है उसकी. जैसे साउथ के फार्मर्स को बहुत ज़रूरत है, पंजाब के फार्मर्स को इतनी ज़रूरत नहीं है बिकॉज दे आर सेल्फ सस्टेनेबल, रिच हैं, वैल्यूएशन ऑफ लैंड बहुत हाई है. साउथ में अब ट्रेंड शुरू हुआ है. Okay. और जब एक जब मदद जाती है सेंटर की तो उसमें स्टैंडिंग कमेटी का बहुत बड़ा रोल होता है कि सारे फार्मर्स को उनका हक मिले, भले वो एमएसपी की तरफ से मिले, भले वो सब्सिडी की तरफ से मिले, भले वो ट्रैक्टर सब्सिडी पे मिले, भले वो सीड पे मिले, भले वो फ्री सीड डिस्ट्रीब्यूशन पे मिले. बट वो because the chain is so big, from center to collector, from collector to SDM, from SDM to MRO, from MRO to VRO, मतलब मंडल revenue officer to village revenue officer, then तो ये बहुत बड़ी चैन है. उसके बाद उसका नंबर आता है फार्मर का. Okay. तो फार्मर को फ्री ड्रिप मिलनी है, फ्री पाइप्स मिलनी है, नहीं मिलती. जिसके बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स है उसको मिलती है, जिसको ज्ञान है कि मुझे लेना है उसको मिलती है, जिसको ज्ञान नहीं है उसको नहीं मिलती है. तो ये बहुत बड़ा फर्क है साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के फार्मर्स में. वैसे नॉर्थ ईस्ट में भी
वही सिचुएशन है, बट नॉर्थ ईस्ट वाले ज़्यादा बेटर है बिकॉज वो स्टेप फार्मिंग में है। हिमाचल यूके ज़्यादा बेटर है बिकॉज वो दिल्ली के नज़दीक है। राजस्थान बहुत बेटर है बिकॉज राजस्थान एमपी दिल्ली के नज़दीक है। महाराष्ट्र कट ऑफ होता है, विदर्भ सूखा पड़ा है, पानी नहीं है, वाटर हार्वेस्टिंग की टेक्नोलॉजी किसी ने नहीं दी, पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पानी ना होने की वजह से खेती मर जाती है, खेती मर जाती है, लोन नहीं चुका पाते, हरासमेंट स्टार्ट होती है, हरासमेंट स्टार्ट होती है, रिकवरी हार्ड हो जाती है, रिकवरी हार्ड होती है तो डिप्रेशन हार्ड होता है, डिप्रेशन हार्ड होता है तो सुसाइडल चीज़ें मन में आती हैं, बुरे ख्यालात मन में आते हैं, तो पोटेंसी का गला दब जाता है। इस ट्रबल शूटिंग की एक अलग से एक डिपार्टमेंट रेडी कर रहे हैं जो इसकी ट्रबल शूटिंग करेगा, और उसमें भले CSR फंड्स हैं, भले वो कॉरपोरेट फंड्स हैं, भले वो पर्सनल फंड्स हैं, भले वो चैरिटी फंड्स हैं, भले वो सेंटर के फंड्स हैं, एंड वेयर नरेंद्र, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर जो हैं, he is a very under his guidance, like the way he had been looking at the farming part, it was really it brought a tremendous change in Gujarat. उन्होंने फिर वही बात, समीकरण, बैलेंस ऑफ इंडस्ट्री, ग्रोथ एंड फार्मिंग का एक समीकरण अगर कोई सीख सकता है तो उनकी आइडियोलॉजी से सीख सकता है। और इट्स नॉट बिकॉज आई एम प्रेजिंग इट बिकॉज ऑफ ही इज आवर प्राइम मिनिस्टर, I am praising him because of his ideology, about the base, about the समीकरण he brought. Earlier it was नरेंद्र सिंह तोमर की टीम ने जैसे काम किया, उसके बाद फिर अर्जुन मुंडा सर की टीम ने जैसे काम किया, अब द ग्रेटेस्ट पार्ट इज आवर एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज चौहान हैज जंप इन, जो 15 साल चीफ मिनिस्टर रहे, और अब 15 साल चीफ मिनिस्टर के एक्सपीरियंस को लेने के बाद ही इज हैंडलिंग द वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव and the large ministry portfolio, that is agriculture ministry. So I am very sure that the India is going to rock. And secondly, I think Babuji Chandrababu Naidu, our chief minister, our chief minister to Andhra Pradesh, he has again come up as a hero. और इस बार सेंटर और चंद्रबाबू नायडू के कोलैबोरेशन में, इनके वेंचर में, इनके थॉट, इनकी आइडियोलॉजी जब मिलेगी तो आई एम वेरी श्योर द बेनिफिट विल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विल गो टू द आंध्रा एंड साउथ इंडियन फार्मर्स। ओके, हाँ, क्योंकि आपका मेजर कंसर्न भी साउदर्न एरिया के लिए ज़्यादा है। इसके लिए है ना, बिकॉज वो अभी भी वर्जिन एरिया है, अभी भी उसको पूरी तरह से यूज नहीं किया गया, इसीलिए आज भी पेस्टिसाइड की हम बात करते हैं तो हमारा नॉर्थ का जो पेस्टिसाइड टेबल है वो 73.2% है, और हमारा साउथ का जो पेस्टिसाइड टेबल है वो 25.5% है। तो अभी भी पेस्टिसाइड का बोलबाला साउथ इंडिया में इतना ज्यादा नहीं है, कुछ नैक्सलाइट की वजह से, कुछ लो प्रोफाइल फार्मिंग की वजह से, कुछ नॉन सपोर्टिव सिस्टम की वजह से। तो अभी क्या है, जहाँ जहाँ ट्रबल है उन ट्रबल्स को शूट करके एक सिमिलर प्लेटफॉर्म पे सारे फार्मर्स अगर आते हैं और जो अपनी कैपेबिलिटी के लेवल पे, अपने कैपेबिलिटी के बिहाफ पे जिसको जो बेनिफिट डिजर्व करता है वो डिजर्व करता है, वो अपनी डिजायर पूरी करे। तो दिस इज द होल एजेंडा ऑफ फोकसिंग ऑन साउथ इंडियन फार्मिंग। ओके सर, लेकिन जैसे आपने बताया कि साउदर्न एरिया में ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन जब भी हम लोग मीडिया में देखते हैं तो अभी नॉर्दर्न पार्ट की ही फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो मतलब आपका उस पर क्या टेक है? मतलब अभी जो प्रोटेस्ट हुए MSP बिल रिगार्डिंग MSP, ये जो प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट ना बड़ा ही मिसगाइडेड है। ओके, इट इज मिसगाइडेड, मतलब बहुत दुख है ये स्टेटमेंट देने में कि बहुत मिसगाइडेड है, क्योंकि पंजाब के मैक्सिमम फार्मर्स जो हैं वो, उनकी मैक्सिमम मेंबर्स, मोर ऑफ द मेंबर्स, कोई थैंक्स टू गॉड, लाइक गॉड हैज बीन काइंड ऑन देम, गुरु परिवार जितने भी हैं पंजाब में, उन सबके मेंबर्स, कोई अमेरिका है, कोई कनाडा है, कोई लंदन है, कोई ऑस्ट्रेलिया है। तो फार्मिंग का मतलब होता है मेकिंग मनी फ्रॉम योर ओन एग्रीकल्चर लैंड। लेकिन जब हम पंजाब स्टेट की बात करते हैं तो पंजाब स्टेट में हर घर से कोई ना कोई बाहर है, चाचा, मामा, ताया, भाई, कजन। तो वहां से जिस घर के अंदर $5-10 हज़ार
हर महीने बिना काम के आते हो, तो वहाँ पे फार्मिंग का मतलब बदल जाता है। और जहाँ मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, साउथ इंडिया में जिनके बच्चे बाहर नहीं हैं, जिनको कमाई वहीं से आनी है, तो वहाँ पे कहानियाँ डिफरेंट हो जाती हैं। उसको धरती का सीना चीर के रोटी कमानी है। और पंजाब के फार्मर्स के मैक्सिमम, नॉट ऑल ऑफ देम, ये मेरी स्टेटमेंट पूरे पंजाब के लिए नहीं है, उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए जिसका बच्चा अमेरिका में है, वो भले वहाँ पे जो मर्जी कर रहा हो, बट वो घर में अपने माँ बाप को $5-10 हज़ार डॉलर भेजता है। और जिस घर में, मैं कह रहा हूँ, $2-4 हज़ार डॉलर भी आते हों, वो बच्चा, उस घर का, परिवार का सदस्य कल्टीवेटर अपने कंधे पे डाल के फार्मिंग की तरफ नहीं जाएगा, उसके पैसे उसको रोकेंगे। ओके। लेकिन फिर आंध्र प्रदेश में के जो भी प्रोटेस्ट होते हैं, ये शो नहीं हो रहा है, मतलब क्योंकि मीडिया में उनके बारे में इतना बताया नहीं जाता। प्रोटेस्ट कौन करता है? मींस जहाँ पे रिसोर्सेज कम है, करता है जिसका पेट भरा हुआ हो। अच्छा, दैट्स डीप। ओके। जिसके घर में रोटी नहीं है, वो प्रोटेस्ट करने जाएगा या अपने बच्चे के लिए रोटी कमाएगा? वो अपने घर में बच्चे के लिए रोटी कमाएगा, उसकी बेटी ने स्कूल जाना है, उसको फीस देनी है, उसकी बड़ी बेटी की शादी का टाइम है, वो घर जाके झंडा लेके जाएगा कि झंडा लेके प्रोटेस्ट करने जाएगा, या अपनी घर की बेटी के लिए दहेज इकट्ठा करेगा, या उसकी शादी के लिए पैसे इकट्ठा करेगा, या अपने घर में अपने बच्चों के मुंह में रोटी डालेगा? तो दो अलग एस्पेक्ट्स हैं। और वहाँ की मेजर कंसर्न क्या है वहाँ के एग्रीकल्चर लैंड्स के लिए? व्हाट आर द मेन की इश्यूज आंध्र प्रदेश में स्पेसिफिकली? No key issues. Only thing is like चंद्रबाबू नायडू जी जब हैदराबाद और तेलंगाना एक था, तेलंगाना आंध्र प्रदेश में आता था, तो उस टाइम चंद्रबाबू नायडू ने हैदराबाद को सिंगापुर बनाया, इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाई। उन्होंने हैदराबाद को उन्होंने रिकॉग्निशन दी हैदराबाद को ग्लोबली, वर्ल्ड में हैदराबाद लोग जानते हैं। एंड सडनली कांग्रेस केम इनटू द शो, और उन्होंने जो सुंदर टुकड़ा था आंध्रा का, उसको उन्होंने अलग कर दिया और एक तेलंगाना, एक प्रदेश बना दिया, विच वाज द रॉन्ग पार्ट। आई पर्सनली फील इट वाज रॉन्ग। वो बेसिकली एज अ पॉलिटिकली वो अलग तो हो गया, लेकिन उसका सीधा इफेक्ट गया फार्मर्स को, डेवलपमेंट ऑफ साउथ इंडिया फार्मर। अगर ये अलग नहीं होता तो आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक सिटी के साथ में, आईटी सिटी के साथ में फार्मर्स भी ग्रो करते। तो वही बात है, आज विजयवाड़ा को नया कैपिटल बनाया गया, कांग्रेस ने जब बनाया, अब उन्होंने अमरावती एक नया कैपिटल बन रहा है। तो नाउ अमरावती इज गोना डेवलप, नाउ अगेन एक पैरेलल एक हैदराबाद खड़ा होगा, उसका नाम होगा अमरावती। अमरावती इज द न्यू कैपिटल ऑफ Hyderabad. I mean to say from Andhra Pradesh. Yeah, okay. Amravati is the new capital for Andhra Pradesh. Why? मतलब why so? Amravati why? Amravati geographically well placed है. Okay. Secondly, वो वहाँ से distribution easy होता है। जब आप एक वेयर हाउस बनाते हो, पावर ग्रिड बनाते हो, तो पावर ग्रिड वहीं बनाते हो ना जहाँ पे सब जगह जा सके वो लाइन। रिसोर्सेज पुणे में अगर आपने पावर ग्रिड बनाई तो वहाँ से यहाँ तक पावर आने में टाइम लगता है। ओके। और सर बहुत सारे ना जो मेरा मेजर कंसर्न था वो उन लोगों के लिए जो पॉलिटिकल इतने अवेयर नहीं है, जिनको नहीं पता कि क्या क्या उनके लिए लॉज बन रहे हैं, क्या लॉज उन तक पहुंच पा रहे हैं, उनके लिए रिफॉर्म्स उनको हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल हैं इस मामले में। नहीं, व्हाई नॉट? क्यों नहीं है? किसी को नॉलेज किसने कहा नहीं है? पहली बात तो ये पुराना है भारत तो है नहीं, नया हिंदुस्तान है। नए हिंदुस्तान में ये जो छोटा सा डिवाइस है जिसको हम मोबाइल बोलते हैं, वो आज की डेट में आप देखो ना, एक छोटे से छोटा रेवेन्यू जिसको 10,000 कमाता है उसके पास भी स्मार्टफोन है, वो भी सारा दिन न्यूज़ देखता रहता है, इंस्टाग्राम फेसबुक देखता रहता है, और न्यूज़ ट्रेवल करती है डिजिटल मीडिया से। अब वो टाइम नहीं रहा कि किसी को पता नहीं है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके, पता है बट अभी क्या वो आंख बंद करने से ना पता होना को नहीं बोल सकते। तो आप कह रहे हो अवेयरनेस है लोगों के बीच? अवेयरनेस है, हर आदमी का अपना लॉजिक है ना। आप देखो ना, गली कूचे नुक्कड़ के आसपास ही
सब लोग मंत्रिमंडल बांट रहे होते हैं, 4 चाय वाले मिल जाते हैं, वो बोलते हैं उसको ये मिलेगा, उसको ये मंत्रिमंडल मिलेगा, उसको ये मिलेगा, पीएम को ये मिलेगा, पीएम अब ऐसा करेगा। तो सारा मंत्रालय जो है हर गली कूचे नुक्कड़ पे छोटे छोटे मंत्रालय बने हुए हैं। रियल मंत्रालय बाद में डिसीजन लेता है, उससे पहले डिसीजन लोग पहले ले लेते हैं वहाँ नुक्कड़ में लिए जाते हैं। बट इट्स एंड आने वाले जो भी पॉलिटिकल लॉज भी जो आने वाले हैं उसके लिए आप कितने ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो कि वो कितने ज़्यादा हेल्प करेंगे, बेनिफिट करेंगे हमारे फार्मर्स को, जो जिसके बारे में आपको ही पता है, आई नहीं अभी तक? लंबा एक डिसीजन लेने में, हमेशा एक बड़ा डिसीजन लेने में और एक बड़े डिसीजन को एग्जीक्यूट करने में टाइम लगता है। और वो टाइम बीजेपी की सरकार ने 10 साल लिया है। अब 10 साल से जिस काम में सीडिंग हुई हो, अब उसका सही टाइम है उसको हार्वेस्ट करने। ओके, राइट, 10 साल उन्होंने बहुत मेहनत करी है पूरी टीम ने। अब जो होगा, अब रिजल्ट एग्जीक्यूशन का टाइम है। और थैंक्स टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंसी, थैंक्स टू द इंडियन पीपल जिन्होंने दोबारा से बीजेपी की सरकार को चुना। गॉड विलिंग वो तीसरी बार आई, तीसरे टर्म में भी सरकार का एग्जिस्टेंस उतना ही स्ट्रांग है। और ब्यूटीफुल पार्ट ये है कि अलायंस होने के बावजूद भी कहीं से वीक नहीं दिख रही, और वीक है नहीं, बिकॉज चंद्रबाबू नायडू एंड अदर अलायंसेस हैड बीन सपोर्टिंग अनकंडीशनली। हालांकि वही बात है, राजनीति समीकरण का खेल है, पर ये समीकरण भी कभी कभार बहुत खूबसूरत बन जाता है। दिस इज अ ब्यूटीफुल समीकरण। That's really nice. So, Mr. Devan, you have been vocal about the challenges faced by farmer, particularly those in the south, who face different challenges than their northern parts. So, can you explain those differences? Why you believe it's crucial to address them? First of all, the system which South Food Management Program guys have. Secondly, with the farming education which a South Indian farmer has. Third thing is about the traditional farming which they had been doing in South India is it's not advanced. So it is a saying that, you know, when the time changes, you need to change with the time. So अगर आप वक्त के पीछे रहते हो तो somehow reason, तो आप वक्त के पीछे हो, है ना। और बाकी अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं, इक्विपमेंट्स की बात करते हैं, तो साउथ इंडियन फार्मर्स की जो इक्विपमेंट्स है वो आज भी ओल्ड स्कूलिंग है, फैब्रिकेशन पे डिपेंड है। आज भी एक गांव में, एक तहसील में एक फैब्रिकेटर है जो एक कल्टीवेटर को उतने ही स्ट्रेंथ में वो वेल्ड कर रहा है। Okay. और जब आप नॉर्थ में देखते हो तो इनोवेटिव है। जीपीएस लग गई ट्रैक्टर पे, ट्रैक्टर पे आपको ड्राइवर की जरूरत नहीं है। ट्रैक्टर अगर आपकी जीपीएस कोऑर्डिनेशन सॉलिड है तो द ट्रैक्टर गोज ऑन इटसेल्फ, जो कि हम साउथ में और हरियाणा, नॉर्थ में और हरियाणा में हम लोग बहुत कॉमनली देखने लगे हैं अभी। लेकिन साउथ में ऐसा नहीं है। साउथ में आज भी बैलगाड़ी है। बैल होना अच्छी बात है, बुरी नहीं है बात, लेकिन बैलगाड़ी का जो टाइम टेकिंग प्रोसेस है वो ज्यादा है, ट्रैक्टर का टाइम टेकिंग प्रोसेस कम है। बट क्या है, उस साउथ इंडिया के जो फार्मर्स हैं उनको समझाना बहुत जरूरी है कि 10 बैल का काम एक 40 HP का ट्रैक्टर करता है। 40 HP किसको बोलते हैं? हॉर्स पावर। तो जब बैल की ताकत हॉर्स पावर से बदलती है, इसका मतलब बैल में ताकत होती है जो ट्रैक्टर में आ गई, और हॉर्स पावर में स्पीड होती है। तो ताकत और स्पीड दोनों का समीकरण बैलेंस होता है, ब्लेंड होता है, एंड इट वर्क्स वेरी फास्ट। तो नॉर्थ इंडिया एंड अदर फार्मर्स ने, अदर फार्मिंग इंडस्ट्री ने इसको एक्सेप्ट किया, लेकिन साउथ इंडिया में स्टिल आई थिंक दैट वी कैन डू मोर बेटर। सर, जैसे आपने मेंशन किया कि बहुत डिफरेंसेस है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ फार्मिंग में और साउदर्न पार्ट ऑफ फार्मिंग में। सो हाउ कैन टेक्नोलॉजी कैन फिल दिस गैप? टेक्नोलॉजी ही तो है जो है क्या गैप करेगा। हाँ। और क्या, ह्यूमन एरर तो जितना ह्यूमन एरर कम होगा उतनी ही यील्ड ज्यादा होगी, और जितना ह्यूमन एरर ज्यादा होगा यील्ड कम होगी। ह्यूमन एरर का मतलब हुआ कि वो फार्मर, हम बोलते हैं कि फार्मर हैज
मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ कि एक फार्मर फादर अपने सन के साथ जा रहा होता है, बेटे के साथ। तो उसका छोटा बेटा पूछता है अपने फादर को कि डैड व्हाट इज दिस संडे। कहता है नो सन, फार्मर्स डोंट हैव संडेज। तो इसका मतलब है कि फार्मर के पास संडे मनाने का अधिकार नहीं है। उसने सुबह 4 बजे जाना है, उसने पानी लगाने जाना है, उसने चोना लगाने जाना है, उसने कल्टीवेशन करने जाना है, उसने प्रूनिंग करनी है, कटिंग करनी है, प्लकिंग करनी है। उसने फिर इतनी मेहनत करने के बाद वो बेचारा ही इज इनटू मार्केट एंड ही इज डिपेंडिंग ऑन स्मॉल ग्रैबर्स। कि स्मॉल, उसको आड़ती बोलते हैं, ग्रैबर्स, जो लोग फ्रूट वेंडर्स होते हैं, फ्रूट मंडी में जो काम करते हैं। ठीक है, अब उसने 10 लाख की क्रॉप को उसने 2 लाख रुपए लेके उसने पूरा क्रॉप उसको एडवांस में बेच दिया। क्यों? क्योंकि उसके पास ही डजंट हैज अ डीप पॉकेट। अगर डीप पॉकेट होता, घर में राशन होता, घर में रोटी होती, बच्चे के लिए फीस होती, वाइफ के लिए साड़ी होती, नहीं अपने लिए नई चप्पल होती, और घर में दाल चावल का राशन भरा हुआ होता, तो 2 लाख रुपए नहीं लेता। वो 2 लाख रुपए नहीं लेता, तो जब ईल्ड आती वो पेशेंटफुली उसको कॉलर अप करके 10 लाख में बेचता। तो क्या हुआ कि 10 लाख में माल नहीं बिका, माल बिका 2 लाख में, वो भी जल्दी खर्च हो। फिर ही स्टार्ट्स फ्रॉम द चक्रव्यूह, स्टार्ट्स फ्रॉम द जीरो। This is what I'm talking about. I want to cut. I'm wanting to work on the system where this distance gets shorter for a farmer from farm to fork, from farm to plate, from farm to consumer, from farm to end user. इसका रास्ता बहुत लंबा है, और ये अगर हमने शॉर्टकट नहीं किया इसको, तो भारत की जीडीपी जो है, अर्थव्यवस्था पे हमेशा से ही सवाल और प्रश्न चिन्ह बना रहेगा। जो कि मैं समझता हूँ कि जो बड़े फार्मर्स हैं, और बड़े फार्मर्स को आई थिंक दे शुड थिंकिंग अबाउट द स्मॉल फार्मर्स ऑफ कोर्स। एंड वो क्या इनिशिएटिव ले सकते हैं, कैसे हेल्प कर सकते हैं? कुछ आपके कोई स्टेप्स, जैसे आपने स्मॉल फार्मर्स को अपलिफ्ट करने के लिए? स्मॉल फार्मर को अपलिफ्ट करने के लिए 2 चीजों की बहुत बड़ी आवश्यकता है, इसमें जरूरत है कि छोटा फार्मर बड़े फार्मर को दुश्मन ना समझे, और बड़ा फार्मर छोटे फार्मर को छोटी मछली ना समझे। तो दोनों चीजों के बीच में एक चीज काम करती है, वो है वर्किंग ऑन पॉलिसी विद डबल इंजन पॉलिसी व्हिच इज इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, व्हिच इज इशूड बाय द एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। Sure. And sir, what do you think that government can do differently that will help many farmers? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री जो है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा इसमें। एंड वो लोगों तक पहुंच भी रही है, मतलब क्या जो पॉलिटिकल प्रॉमिसेस हैं वो व्हाई नॉट, क्या नहीं पहुंचा? जब उन्होंने प्रोग्राम निकाला हर घर नल, तो पहुंचा। मतलब यूपी सरकार में जब हर घर नल निकाला तो पहुंचा, हर घर शौचालय वो पहुंचा। जब शौचालय और नल पहुंच सकता है, तो हर किसान के पास सीड और सपोर्ट क्यों नहीं पहुंच सकता? एंड हाउ कैन बी सो श्योर कि हमारी जो पार्टी है वो करेंगे? मतलब आप इतना भरोसा आपका दिख रहा है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, कुछ तो रीजन होगा आपका ऐसा। हमारी पार्टी कौन सी है? नहीं, हमारी पार्टी नहीं बोला, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज, कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज, नॉट कोई सिंगल पॉलिटिकल पार्टी। हमेशा पॉलिटिकल पार्टी उसकी एजेंडा से नहीं सिलेक्ट की जाती, उसकी आइडियोलॉजी से सिलेक्ट की जाती है। अगर हम लोग बाय कम वट में, अगर हम लोग कम या ज्यादा में, अगर हम लोग थोड़ा सा बैक ट्रैक करें, तो चीजें बहुत ब्यूटीफुल नहीं रही। हाँ, वही है ना। लेकिन लास्ट 10 इयर्स में जो माइलेज था, वो लास्ट 50 इयर्स के काउंटेबिलिटी में पिछले 10 साल जो हैं, लीविंग सम माइनर इश्यूज को छोड़ के कुछ मेजर इश्यूज तो सॉल्व हुए ही हैं। जैसे कि मेजर इश्यूज में 370 गया, कितना बड़ा, कारगिल अटैक गया, एरियल अटैक था, एयर स्ट्राइक था, एयरफोर्स स्ट्रेंथ थी, डिफेंस स्ट्रेंथ थी, वुमेन एम्पावरमेंट। एंड रिगार्डिंग फार्मिंग,
फार्मिंग में जो चीजें रिगार्डिंग फार्मिंग एमएसपी पे बहुत सारी चीजें जो ऑब्स्टेकल्स थी वो क्लियर हुई। हर बार एक झुंड को पॉलिटिक्स ने हमेशा मास के झुंड को हमेशा सरेंडर किया है, राइट, बट इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार जो सही था उसी के आगे सरेंडर हुआ। तो दिस इज द मेजर अचीवमेंट आई थिंक द लास्ट दिस गवर्नमेंट हैज बीन डूइंग। लास्ट गवर्नमेंट्स में जितनी भी गवर्नमेंट, मैं किसी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं हूँ, ना ही मैं कांग्रेस के अगेंस्ट बोलता हूँ या बोलना चाहता हूँ, ना मैं कोई दूसरी पार्टीज जो हैं उनके बारे में बात करता हूँ, ना मैं क्रिमिनल के बारे में बात करता हूँ, ना मैं अखिलेश की पार्टी के बारे में बात करना चाहता हूँ, ना मैं कांग्रेस के बारे में बात कर रहा हूँ। आइडियोलॉजी इंपॉर्टेंट है ना, आइडियोलॉजी दैट्स मैटर। अब यूपी की बात करते हैं, जितने 4-5 मिले हैं, पहले क्रिमिनल जोन देखो, क्राइम का रेट देखो, आज के क्राइम का रेट देखो, तो है ना, क्राइम तो ठोका तो है ही है। तो जिसने ठोका है वो राजा है, पहले क्यों नहीं ठुके सारे? तो मीडिया अलग बात, मीडिया सोशल मीडिया अलग बात है, लेकिन मेरी कन्वर्सेशन जो है वो टोटली ग्राउंड रियलिटीज के बहुत नजदीक रह के। एंड आप अपने बिहाफ पे क्या क्या चीजें कर रहे हैं अभी फिलहाल में, जो कि देखो इसमें बहुत सिंपल सी बात है। इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा ना तो वो ऐसे लगेगा जैसे आई एम ब्लोइंग माय ओन ट्रम्पेट। नो इट्स जस्ट योर मतलब हम वी आर ट्राइंग टू मेक द थिंग्स हैपन। देयर इज नो पॉइंट ब्लोइंग माय ओन ट्रम्पेट। कहना नहीं है, मैं करके दिखाऊंगा। ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट में बिलीव नहीं है, मैं बोलूंगी मैं ऐसा मैं वैसा, वो वाली कहानी है नहीं। इट इज जस्ट अबाउट 2 लाइनों में बात, इसका रिप्लाई है कि गॉड ब्लेस द ग्रेसफुल फार्मर। उसके घर में रोटी हो और उसका बच्चा आईआईटी में बैठे और उसका बच्चा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ने जाए, बिल्कुल, और फार्मर का बच्चा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए, फार्मर का बच्चा आईआईएम एम्स में अपनी फीस भरने लायक हो। और बच्चा तभी पढ़ता है घर में जब बच्चे के घर में खाना और शिक्षा का प्राविधान होता है, प्रबंध होता है उसका। बिना खाली पेट भजन ना होए गोपाल। तो भजन करने के लिए पेट का भरा होना बहुत जरूरी है। सो सेम गोज विद द फार्मर थिंग, है ना। वो बेचारी सवेरे, उसकी फार्मर की पत्नी सुबह जाती है, अपने पति का हाथ बटाती है। लड़का होता है तो खुश होती है, लड़की होती है तो मातम मनाती है। तो ऐसा फार्मर के साथ ही क्यों होता है? शहर में जब लड़की होती है तो बोलते हैं लक्ष्मी आई, लक्ष्मी आई, लक्ष्मी आई। जब किसान के घर लड़की होती है तो ऐसा क्यों बोलते हैं, बोझ आया, बोझ आया, बोझ आया। क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये प्रथा है, इसलिए सिस्टम का टूटना बहुत जरूरी है। और लड़का भी आया क्या, लड़का पैदा हुआ, गॉड विलिंग हो गया। बट क्यों लड़का आया? बिकॉज वो 12-15 साल में अपने फादर के साथ में खेत पे बैलों को हाँकता हुआ नजर आता। तो ये चीज जो है, ये प्रथा का टूटना बहुत जरूरी है। एंड टूटेगी, एंड सच में हम लोग, आई थिंक फार्मिंग इंडस्ट्री अब बढ़ेगी ही आगे। एंड जिस फार्मिंग माफिया ना बन जाएगी, फार्मिंग माफिया, ये तो हमें फार्मिंग माफिया ना बने, फार्मिंग इंडस्ट्री बने। जब फार्मिंग इंडस्ट्री बनती है तो एकजुट ना सही, बट अलग अलग अपने अपने तरीके से वो लोग डेवलप होते हैं। और वो हो गया, आई थिंक जैसे आप जैसे और भी लीडर्स आएंगे तो आई थिंक ऑफ कोर्स सब आगे लेकर ही बढ़ेंगे इन सब चीजों। आइडियोलॉजी आगे बढ़ेंगे। किसी ना किसी ने अपना आइस ब्रेक करना ही था। तो किसी ना किसी ने चुप्पी पहला स्टेप तो उठाए। अब देखो आगे उम्र, पता नहीं आगे कौन इस बात से इंस्पायर होता है, कौन सा फार्मर इंस्पायर होता है, किसको टेक्नोलॉजी समझ आती है, कौन बीएससी एग्रीकल्चर करके बाहर निकलता है, कौन एमएससी एग्रीकल्चर करता है, नहीं पता। तो क्या होता है कि बीएससी एग्रीकल्चर करने वाला भी बेचारा ना किसी कॉर्पोरेट कंपनी में क्लर्क की नौकरी कर रहा होता है। सैड रियलिटी। क्यों? उससे क्या होता है कि फिर फाइनली एंड ऑफ द डे वो बीएससी एग्रीकल्चर करने पे अपने आप को कोसता है। जब वो 40 साल का होता है तो वो बीएससी एग्रीकल्चर करने पे अपने आप को कोसता है। फिर जब उसका बच्चा होता है वो बोलता है नहीं बेटे, बीएससी नहीं करनी, एग्रीकल्चर में कुछ नहीं करना, कुछ नहीं रखा एग्रीकल्चर में। तो ये मिथ तोड़ना है, कॉर्पोरेट, ये मिथ टूटना चाहिए। तू आईआईटी कर, तू एआई कर, तू फलाना कर, तू ढमकाना कर। अगर वो स्पोर्ट्समैन है तो उसको बोलेगा तू वो मत खेलना, हॉकी, वो कबड्डी, खो खो मत खेलना, तू क्रिकेट खेल। की कहते हैं लंबे वाला
विंबलडन खेल, तो बैडमिंटन? हाँ विंबलडन, अच्छा, विंबलडन। विंबलडन खेल जिसमें पैसे हैं ऐसे ओके। स्पोर्ट्स में, हाँ, मुझे वो पता है। वो गरीब स्पोर्ट्स खेलने में मना करेगा अपने बच्चे अच्छा, को हाँ, कि तू खो खो मत खेल, कबड्डी हाँ। मत खेल, क्योंकि पैसे नहीं है उसमें। हाँ। हॉकी मत खेल, वो बोलेगा तू क्रिकेट खेल, विंबलडन खेल, नहीं। ऐसे खेल जिसमें पैसे बनते हैं। तो हाँ। वो आइडियोलॉजी टूटना बहुत जरूरी है। आई थिंक बहुत सारे लोग इससे इंस्पायर होंगे एंड बहुत सारे लोग आएंगे भी, आगे बढ़कर आएंगे जो इसको ज्वाइन करेंगे। गॉड So, विलिंग आए ना, हम तो इसमें बहुत ओपन है कि जिस घर में बच्चा अगर 12th में साइंस में 98.5% से ऊपर लेता है, उसकी एजुकेशन नीश एग्रीकल्चर फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ। और वो तब तक करती है जब तक वो पढ़ना चाहे और एग्रीकल्चर में ज्वाइन करना चाहे। उसके ऊपर ऑन टॉप ऑफ इट अगर वो एमएससी कर जाता है एग्रीकल्चर में, तो हमारी कंपनी जो लिमिटेड है, लिमिटेड कंपनी इज अ रेप्यूटेड कंपनी, वी वेलकम हिम ऑन द जॉब, वी वेलकम हिम ऑन द बोर्ड with the scale 2 salary immediately, so that he can support himself and his And family. his family also. But this offer is only from the farmer's family. Okay. That's really This is nice. for the only farmer's children. This offer is not for everyone. सर, पॉलिटिक्स के बारे में तो हर कोई बात करता है, लेकिन पॉलिटिक्स में उतर कर रिफॉर्म लाना ये किसी भी कच्चे खिलाड़ी की बस की बात तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आप जैसी पर्सनालिटी जिनका इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है, खुद पॉलिटिक्स में कब उतरने वाले हैं आप? एंड आप कौन सी कंस्टिट्यूएंसी से उतरना चाहेंगे? क्योंकि मुझे तो लगता है आप जिस भी स्टेज से खड़े होंगे उसका जीतना तो कंफर्म ही है, ये मुझे लगता है। नहीं, लगने और होने में बहुत फर्क है। हाँ, ऑफ कोर्स। राजनीति इज नॉट अबाउट प्रमोशन, हाँ। इट इज नॉट अबाउट, राजनीति जो है इट्स नॉट अबाउट पब्लिसिटी, इट इज अबाउट योर ड्यूटीज व्हाट यू आर परफॉर्मिंग। दूसरी बात कि पॉलिटिक्स में ज़रूरी नहीं है कि पॉलिटिक्स में आके ही आपको रिवॉल्यूशन लेकर आना है। तो द मोस्ट मेजर थिंग विच आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट कि राजनीति में आना ही सब कुछ नहीं है। राजनीति के बाहर रह कर भी आप काफ़ी कुछ डेवलप और रिवॉल्यूशनरी कर सकते हो। And where we are concerned, we are blessed with the farming background, with our legacy. जो legacy हमको by default मिली, तो I think जो हमको public ने प्यार दिया, जो जहाँ हमारी ज़मीनें, हमारी लेबर ने हमको प्यार दिया, हमने जो हमारे आस पड़ोस के जो गांव हैं उन्होंने हमको प्यार दिया। तो looking at that situation, now we want to repay back what the world has given us, what the people have given us, जो हमको दुनिया ने दिया, भले वो प्यार है, ताकत है, स्ट्रेंथ है, सपोर्ट है, we would like to repay it back। और repay करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि मुझे कोई नेता या पॉलिटिक्स में या कोई राजनीति का समीकरण बिठाना मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। It is all very straight that we would not like to come into politics. We would like to do it in our own way, and which is very organic and subtle. Like it said कि you are a kingmaker, so आप ऐसे ही Not जाना चाहेंगे? kingmaker थोड़ा बड़ा word हो गया। We are a simple farmer. We are a common farmer. Okay. With God's blessing. Okay. And we are capable of developing land. जब आप लैंड डेवलप करते हो तो लैंड डेवलप करने के साथ साथ आप कईयों का करियर भी डेवलप कर देते हो। तो अब आप उस करियर डेवलपमेंट को आप किंग मेकर बोलो या कुछ भी बोलो, यू कैन गिव एनी नेम, बट वी आर नॉट इनटू दैट रैट रेस कि हमको कुछ बनना है या हमको राजनीति समीकरण बिठाने हैं या मुझे कोई पार्टी ज्वाइन करनी है, ऐसा कुछ। So, अभी पॉलिटिक्स में उतरना ये आपका प्लान नहीं है? अभी फिलहाल तो कभी भी नहीं। Okay. बट हाँ, जरूरत का नहीं पता चलता। फ्यूचर और वक्त बहुत बड़ा बलवान है, वो टाइम इज वेरी पावरफुल। जब वक्त की बात आती है और जब वक्त चाहेगा, दैट टाइम वी विल कंसिडर इट, बट एट द मोमेंट इट इज नॉट इनटू आवर पोर्टफोलियो। Our portfolio is that just to be a member of a standing committee of agricultural prosperity, and at the moment we are only interested in being a part of the agriculture standing committee, which is in the support of All India Farmers Association,
we want to stand with the welfare society where we can contribute Okay. the contribution and contribute to the young farmers, educate young farmers, make them grow like a big tree, Okay. and जो पजामा कुर्ता पहनने से और नेहरू जैकेट पहनने से हर आदमी राजनेता नहीं बनता। नहीं बनता तो ये। कभी कभार ये बाय चॉइस होता है कपड़े पहनना, but that doesn't mean that we are or we want to be into politics. Politics is not our forte. बट आई थिंक हम लोग फ्यूचर में देख सकते हैं आपको, बट इन फ्यूचर अगर नीड कभी पड़ी तो मैंने फिर बोला कि वक्त बहुत बड़ा बहुत बलवान होता है। है। हाँ। अगर वक्त का कभी वक्त हाँ। का करवट वक्त की करवट बदली बदली। जाती है और कभी कभार कुछ डिसीजंस के लिए पावर की जरूरत पड़ जाती है, बट फिलहाल तो ऐसा नहीं है, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के उनके उनके नेतृत्व में, उनकी सजेशंस में और उनके गाइडेंस में आई थिंक वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके। एंड ही हैज थॉट लॉट अबाउट इंडियन फार्मर्स, और अभी खास करके शिवराज सिंह चौहान के गाइडेंस में आई थिंक ही विल बी डूइंग लाउड एंड स्ट्रॉन्ग। So we are hoping the best from the agriculture ministry for the farmers of south, and especially the horticultural part, not the part which is totally inclined to cash crop. हमारा ध्यान रहेगा horticultural garden के लिए। तो अब अभी बैक एंड से ही सपोर्ट करेंगे, Backend ही है हम। we are very, हमको हमारा ध्यान बहुत फ्रीडम की तरफ रहता है, एंड हम कोशिश करते हैं कि हर फार्मर फ्रीडम के साथ ग्रो करे। तो थैंक यू सो मच मिस्टर देवगन फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड आई थिंक बहुत सारे लोगों को बहुत सारी नई नई चीज़ें के बारे में पता चला होगा, एंड आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो, एंड आई होप हम लोग जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन देखते रहिए, और सर जस्ट बी इंडियन, बी इंडियन फ्रॉम योर हार्ट, इमोशन, सोल, economically, mentally, physically. Be Indian. That's the only message I want you guys to give it to yourself. बस इसी नोट पर हम खत्म करते हैं, एंड थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। थैंक यू।